नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल स्टेशन मास्टर नकुल सिंह पर स्वागत करता हूं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? यानी भारतीय संविधान में किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत किया गया है? तो बच्चों के है, स्त्रियों के है, जनजातियों के है, लेकिन दलित शब्द का प्रयोग कहीं संविधान में नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा 1, 2, 3। यानी हमारे संविधान में स्त्रियों, बच्चों और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं, यानी अवशिष्ट शक्ति किसमें निहित है? तो सबसे पहला बात यह है कि भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में 3 अनुसूची है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार अपना कानून बनाती है, जिसमें संविधान लागू के समय कुल 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं, जिसमें रेल, डाक, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति इत्यादि शामिल हैं। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची पर कौन कानून बनाती है? राज्य सरकार कानून बनाती है, और संविधान लागू के समय इसमें कुल 66 विषय शामिल थे, वर्तमान इसमें 61 विषय हैं, जिसमें राज्य सूची में को क्या क्या आता है? तो पुलिस आता है, जेल आता है, स्थानीय शासन आता है, कृषि आता है। यानी पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि शामिल है। वही समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन जब एक ही विषय पर दोनों कानून बनाएंगे तो उस स्थिति में केंद्र सरकार के कानून मान्य होगा। पहले यानी संविधान लागू के समय इसमें कुल 47 विषय शामिल थे, लेकिन वर्तमान में इसमें कुल 52 विषय शामिल हैं, जिसमें विवाह, तलाक, शिक्षा, वन, समाचार पत्र शामिल हैं। ठीक है। उसके बाद तीनों अनुसूची, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, तीनों को में वैसा विषय जो तीनों अनुसूची में शामिल न हो तो उसे अवशिष्ट सूची में डाला गया है, अवशिष्ट सूची में डाला गया है, और इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 248 में शामिल किया गया है। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 248 में चर्चा किया गया है, और इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। किसको है? केंद्र सरकार को है। तो याद रखेंगे, अवशिष्ट शक्ति क्या है? वैसी विषय जो संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची तीनों में शामिल नहीं है तो अवशिष्ट शक्ति कहलाती हैं, और इस पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 248 के तहत किसको है? केंद्र सरकार को है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ए होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता? तो संघ सूची के अंतर्गत बीमा आता है, बीमा आता है। संघ सूची के में क्या आता है? बीमा आता है। लेकिन शिक्षा की बात करेंगे तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। वन्य किसके आता है? तो ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो आंसर क्या होगा? बीमा। और बीमा किसके सूची के अंतर्गत आएगा? संघ सूची के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो विधायी नियंत्रण के अंतर्गत बजट सत्र आता है, स्थगन प्रस्ताव आता है, लेकिन शून्यकाल नहीं आता। तो याद रखेंगे कि विधायी नियंत्रण के अंतर्गत शून्यकाल नहीं आता है। शून्यकाल केवल लोक महत्व के प्रश्न होते हैं। शून्यकाल के समय केवल लोक महत्व के प्रश्न होते हैं, इसमें कोई विधायी कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए शून्यकाल
विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? यानी कहने के मतलब कि वैसा समिति कौन है जिसमें राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होते हैं, तो है प्राक्कलन समिति। कौन है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में एक भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, यानी 30 सदस्य होते हैं, और टोटल के टोटल कहाँ किससे संबंधित होते हैं? लोकसभा से संबंधित होते हैं। यह सबसे बड़ी समिति है, याद रखें प्राक्कलन समिति क्या है? सबसे बड़ी समिति है। और प्राक्कलन समिति की अध्यक्षों का नियुक्ति स्पीकर करता है और इनके कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अपना प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है अपना रिपोर्ट किसको देगा? जो नियुक्त करेगा उसे देगा, यानी स्पीकर नियुक्त करता है तो उसी को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अगला है सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितना होता है? 22 होता है। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इनके सदस्यों के कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। तीसरा है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में भी टोटल 22 सदस्य होते हैं। 25 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लघु लोकसभा कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी स्पीकर करता है, और यह अपना रिपोर्ट भी किसे देता है? स्पीकर को ही देता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सही है? कौन सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार रखता है। अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपना प्राथमिक क्षेत्राधिकार रखता है, जिसमें 2 राज्यों के बीच मतभेद, राज्य और केंद्र के बीच मतभेद आदि शामिल हैं। वही बात करें अनुच्छेद 132 से 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार है। 132 से 136 तक का है अपीलीय क्षेत्राधिकार है। और तीसरा है परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है, जिसमें राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन ले सकता है। इसलिए तीनों का तीनों सही है, तो इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करें। तो पहला कह रहा है का राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। सही बात है, कोई भी पद धारण करने से पहले उसका शपथ लेना पड़ता है। दूसरा कह रहा है कि शपथ तथा प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान का 3रा अनुसूची में है। यहाँ कह रहा है कि प्रारूप है राज्यपाल के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 159 में। अनुसूची 3 में कहा गया है कि शपथ की उल्लेख की चर्चा है। शपथ के उल्लेख की चर्चा कहेगा तो अनुसूची 3 में है, लेकिन प्रारूप की बात करेगा राज्यपाल का तो अनुच्छेद हो जाएगा 159। तो एक गलत होगा। अगला है राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। यानी कहने का मतलब है राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो अब्सेंट हो तो उसके कोई वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ये सही बात है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में है। ये भी सही है। यानी सही की बात करेंगे तो 1, 3 और 4 है। 1, 3 और 4 है। 1, 3, 4 है। अगला क्वेश्चन है 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में भाषा की चर्चा है। भारतीय संविधान लागू के समय इसमें कुल 14 भाषा को शामिल किया गया था और 21वीं संविधान संशोधन 1967 के तहत सर्वप्रथम सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया
और 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, इसका कोड होगा शॉर्ट में नमक, यानी नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को शामिल किया गया। वही 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कुल 4 भाषा को शामिल किया गया, जिसमें से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली था। तो वर्तमान में कुल कितने भाषा शामिल हैं? तो 22 भाषा शामिल हैं। कुल कितने हैं? 22। प्रारंभ में कुल कितने थे? 14। 15वां सिंधी। और किस 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत, वही 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को शामिल किया गया। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इसमें क्या होगा? तो कोंकणी का जोड़ा गया कब? 1992 में 71वां संविधान संशोधन के तहत। सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। मणिपुरी का भी 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। लेकिन संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया है। इसके साथ 3 और भाषा थे, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, यानी कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करें, यानी यह कर्तव्य की बात कर दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 51 के क में है, 51 के क में है। तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। जो हम लोग कहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए हैं? मौलिक कर्तव्य हम लोग रूस से लिए हैं। किससे लिए हैं? रूस से लिए हैं। वही अनुच्छेद 48 का यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48 के ए में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षण पद का सृजन कब किया गया था? याद रखेंगे, यानी शॉर्ट में जिसे हम लोग कैग कहते हैं, माने नियंत्रण महालेखा परीक्षा के पद का सृजन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ गया था, 1919 के तहत। लेकिन भारतीय संविधान में कैग की चर्चा अनुच्छेद 148 से 151 के बीच है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को की गई। याद रखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को किया गया। और कहा जाएगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है, कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है। तो जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र क्या है? आनुवांशिक विभिन्नता के लिए। किसके लिए? आनुवांशिक विभिन्नता के लिए। याद रखेंगे कि जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित है। इसमें जीवों की आनुवांशिकों को बनाए रखने के लिए उसे संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो याद रखें, क्या रखना है कि जीवमंडल आरक्षण परीक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित है और जीवों को आनुवांशिक को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? तो बात है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना। इसमें कुल 8 है। कितने विषय शामिल किया गया है? कुल 8 को शामिल किया गया है, जिसमें सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन शामिल है, सौर शक्ति शामिल है, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन शामिल है, लेकिन नाभिकीय शक्ति शामिल नहीं है। इसमें करेक्ट
कौन शामिल नहीं है? तो नाभिकीय शक्ति शामिल नहीं है। इसमें कुल कितने विषय हैं? 8 हैं, जिसमें कौन है? राष्ट्रीय सौर मिशन भी है, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन है, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन शामिल है, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन भी शामिल है, एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन शामिल है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन शामिल है और जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान के राष्ट्रीय मिशन शामिल है। अनुकूल कितने शामिल हैं? 8 शामिल हैं, याद रखेंगे। अगला है टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक किसने लिखा था? टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो वंदना शिवा ने लिखा था। किसने लिखा था? वंदना शिवा ने लिखा था। निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है? प्राथमिक उपभोक्ता वही होता है जो पेड़ पौधों को खाता है, यानी हरे घास पेड़ पौधों को खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। तो इसमें देखेंगे तो केवल 2 होगा, केवल 2 होगा, यानी हिरण केवल पेड़ पौधों को खाती है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की कुल संख्या 3 है, 6 है। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की कुल संख्या कितनी है? 6 है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन कहेगा कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान में कुल राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? 6 है, जिसमें से पहला है बीजेपी यानी भारतीय जनता दल, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा है बहुजन समाज पार्टी, उसका नेशनल पीपुल पार्टी, अगला है CPIM और लास्ट अभी वर्तमान में न्यू बना है आम आदमी पार्टी। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने 3 पार्टी तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी TMC, NCP और CPI को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा से समाप्त कर दिया। यानी वर्तमान में सबसे न्यू राष्ट्रीय पार्टी कहेगा तो आम आदमी पार्टी है। किसका समाप्त कर दिया? तो NCP, TMC और CPI को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया। अगला है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? तो कोल्लम केरल में है। कोल्लम कहाँ है? केरल में है। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसने किया था? तो एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने किए थे। कब किए थे? प्रधानमंत्री किए थे 17 अक्टूबर 2022 को। तो याद रखना है कि 17 अक्टूबर 2022 को एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किया गया था और इसके तहत ही भारतीय यूरिया बैंक की लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 13वां है और पहला स्थान पर कहेगा तो अफगानिस्तान है। पहला स्थान पर अफगानिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? यानी 2023 में कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना रहेगा? तो उसके तहत वृद्धि दर 5.9 रहेगा, 5.9 2023 में। लेकिन वही 2024 के लिए अनुमान कितना लगाया है? 2024 के लिए अनुमान 6.3 किसके लिए लगाया है? तो 2024 के लिए लगाया है। और वही 2023 के लिए कितना है? 5.9 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम है टेरॉन फर्स्ट। तो याद रखेंगे, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम है टेरॉन फर्स्ट, जो फ्लोरिडा अमेरिका से प्रक्षेपित किया गया था, जिसकी लंबाई कहेगा तो 110 फीट है और व्यास कहेगा तो 7.5 फीट है। यानी विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन फर्स्ट को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? तो फ्लोरिडा अमेरिका से प्रक्षेपित किया गया, जिसका लंबाई कहेगा तो 110 फीट और व्यास कहेगा तो 7.5 यानी 7.5 फीट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय व्यावसायिक तौर पर
5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन है? तो एयरटेल है। सबसे पहले किस राज्य में किया? तो गुजरात में किया। और इसका उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 की गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो 2018 में बाघों की कुल संख्या 2967 थी। वही 2022 में बाघों की गणना हुआ तो 3167 हो गया। यानी कुल वृद्धि अगर कहा जाए कितनी हुई तो 200 की हुई। कितनी हुई? 200 की हो गई, 200। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? तो अर्जुन पुरस्कार विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध निशानेबाजी से है। किससे है? निशानेबाजी से है। अगला क्वेश्चन है कि 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? यानी 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार कहेगा तो ऑस्टिन बटलर ने जीता। किसने जीता? ऑस्टिन बटलर। क्वेश्चन कहेगा किस मूवी के लिए जीता था? तो एल्विस। किस मूवी के लिए? एल्विस मूवी के लिए जीता था। यानी 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अगर अभिनेता कहेगा तो कौन है? ऑस्टिन बटलर। किसके लिए? एल्विस मूवी के लिए। हाल ही में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पी को चुना गया है, जो 22वें राष्ट्रपति बांग्लादेश के बनेंगे, जो किसका स्थान लेंगे? अब्दुल हमीद के लेंगे। अब्दुल हमीद का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश टॉप पर है? तो सबसे ज़्यादा कह दे कच्चा इस्पात कौन उत्पादन करता है? तो 1 नंबर पर चीन है। 1 नंबर पर चीन है, 2 नंबर पर अपना भारत है, 3 नंबर पर कौन है? जापान है। तो यानी कच्चा इस्पात उत्पादन करने में नंबर 1 चीन, दूसरा स्थान पर भारत, तीसरा स्थान पर जापान है। अगला क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बनारस में किया गया था। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया? बनारस में किया था। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास किस किस के बीच होता है? तो सिंगापुर भारत के बीच होता है। सिंगापुर भारत के बीच होता है, जिसकी शुरुआत 2005 में हुआ था। 2005 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सबसे अधिक है? यानी किस कोटि की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जिसे हम लोग ओबीसी वर्ग कहते हैं। लगभग 36 से 37% था। हाल ही में लंबी प्रोबैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे, लुम्पी प्रोफैक टीका लॉन्च किया है केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है, जो त्वचा रोग संबंधित है। किससे? पशुओं से। क्या है? स्किन डिजीज है पशुओं का, से बचने के लिए केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री द्वारा चालू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो WHO की बात करें तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। अगर इसकी WHO के हेड ऑफिस की बात करें तो जेनेवा है। WHO के हेड ऑफिस कहाँ है? जेनेवा है। और हाल ही में अजरबैजान और ताजिकिस्तान दोनों को मलेरिया मुक्त WHO ने घोषित किया था। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुआ था। यानी आंसर क्या होगा? डी होगा, ए और बी। भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मिला था? तो 64.03% मिला था। 64.03% मिला था। कहेगा इनके विपक्षी कौन थे? विपक्षी उम्मीदवार तो यशवंत सिन्हा थे। कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहला कहेगा तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया है? तो कैटालिन कारिको
और ड्रू बिस्मैन, यानी दोनों को, यानी ए और डी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो मनरेगा के लिए 2023-24 के लिए कितना राशि आवंटित की गई है? तो 60,000 करोड़। कितना? 60,000 करोड़ रुपया मनरेगा के लिए आवंटित किया गया है 2023-24 के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे कि जल जीवन मिशन के लिए कुल कितना, तो 70,000 करोड़, यानी जल जीवन मिशन के लिए कुल 70,000 करोड़ आवंटित किया गया है, वही मनरेगा के लिए 60,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने के लक्ष्य लिया है? 2025, यानी 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य भारत सरकार ने लिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का विषय क्या है? पहला क्वेश्चन यह होगा कि विश्व वन्यजीव दिवस मनाया कब जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस कहा जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है और 2023 का इसका थीम था वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी, यानी इसका आंसर क्या होगा? ए। ऑपरेशन गंगा पुस्तक किसने लिखा था? तो सारा पेनेर ने लिखा था। सारा पेनेर ने लिखा था। सारा पेनेर ने लिखा था, सॉरी, तरुण पिथोरे ने लिखा था। ऑपरेशन गंगा पुस्तक किसने लिखा था? तरुण पिथोरे ने लिखा था। वही अगर कह दें कि बागी बलिया पुस्तक सत्य व्यास लिखे थे, बाली बगिया कहेगा तो सत्य व्यास, लेकिन ऑपरेशन गंगा कहेगा तो तरुण पिथोरे ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियम लीग यानी वोमेन प्रीमियम लीग 2023 के खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हरा के जीता? तो यह वुमेन प्रीमियम लीग यह पहला संस्करण था जिसका विजेता मुंबई इंडियंस था, जिसकी कप्तान हरमनप्रीत कौर थी, जो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता था। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर, जिसका रिस्पॉन्स कौन था? टाटा था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारत में होगा। कहाँ होगा? तो भारत में होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी भंडारी समिति के सिफारिश पर। याद रखेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भंडारी समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। वही कहेगा आरबीआई की स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन एसबीआई कहेगा तो 1 जुलाई 1955 को किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर कहने का मतलब है, अप्रत्यक्ष कर वैसा कर होता है जिस पर लगाया जाता है दूसरे पर, उछला जाता है दूसरे से, यानी उपहार कर यह प्रत्यक्ष कर है, निगम कर प्रत्यक्ष कर, लेकिन सेवा कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है, छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो चेलैया समिति ने। कौन समिति किया था? चेलैया समिति ने किया था, और चेलैया समिति की स्थापना 1991 में किया गया था। याद रखेंगे, छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना का सिफारिश किसने किया था? चेलैया समिति ने किया था, जिसकी स्थापना कब किया गया था? 1991 में किया गया था। नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? तो फिशर ने दिया था। किसने दिया था? नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? फिशर ने दिया था। तो याद रखेंगे, नकदी लेन देन सिद्धांत कहेगा किसने दिया था? फिशर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? यानी कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र, जो 1977 में कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा की बात की गई है? तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा की बात तो अशोक के शिलालेख 6 में कहा गया है। क्वेश्चन क्या है? अशोक के शिलालेखों की संख्या कुल कितनी है? 14 है। पहला शिलालेख में क्या कहा गया है? पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा किया गया है। पहला शिलालेख में पशु बलि के निंदा। वही कहेगा दूसरा शिलालेख में क्या कहा गया है? तो मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था
की चर्चा किया गया है। वही तीसरा शिलालेख में कहेगा तो अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष पर भ्रमण करने की चर्चा माने आदेश दिया गया है। वही कहेगा चौथा में क्या है तो भेरी घोष की जगह ध्वंस घोष की चर्चा है। अगर पांचवा की बात करें, पांचवा में क्या है कि पांचवा में बात करेंगे तो क्या है, चौथा में भेरी घोष की जगह ध्वंस घोष की चर्चा है, और पांचवा में है धर्म महामात्रों की नियुक्ति। पांचवा में क्या है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति। और छठा में क्या है, आत्मनियंत्रण। सातवां आठवां में क्या है, सातवां आठवां में क्या है, तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा। और नौवां में सच्चे भेंट सच्ची शिष्टाचार की चर्चा है। 10वें में कहेगा कि राजा और अधिकारी हमेशा प्रजा के बारे में सोचेंगे। 11वें में ध्वंस की व्याख्या है। 12वां में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति है। 13वें में कलिंग युद्ध की चर्चा है। 14वें में कहा है कि धार्मिक जीवन यापन कीजिए। पहला में कहेगा तो पहला में क्या कहेगा, पशु बलि की निंदा। दूसरा में पशु और मनुष्य दोनों को चिकित्सा व्यवस्था। तीसरा में कहा गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या करेंगे, भ्रमण करेंगे अधिकारी लोग। चौथा में भेरी घोष की जगह ध्वंस घोष की चर्चा है। 5वां में बोलेंगे धर्म महामात्रों की नियुक्ति है। छठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां और 8वां में तीर्थ यात्रा की चर्चा है। 9वां में है सच्ची भेंट सच्ची शिष्टाचार। 10वां कहेगा तो राजा और अधिकारी हमेशा प्रजा के बारे में सोचेंगे। अब 11वां कहेगा तो ध्वंस की व्याख्या। 12वां कहेगा तो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। 13वां तो कलिंग युद्ध। 14वां कहेगा तो धार्मिक जीवन यापन की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो हिंडल नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है किस ब्राह्मण में गंधार पंचाल आदि को राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो यह मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। किसका है, शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में। तो सबसे पहला बात याद रखना है कि शतपथ ब्राह्मण में गंधार शल्य कैक्य कुरु आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो यजुर्वेद का है। किसका है, यजुर्वेद का है। वेदों की संख्या क्या कहता है, 4 है। वेदांत की संख्या क्या कहता है, 6 है। उपनिषद की संख्या क्या है तो 108 और शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। यानी स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी किस में कहा गया, शतपथ ब्राह्मण में। और वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन है देवपारा का अभिलेख का संबंध किस राजा से है। तो बंगाल के शासक विजयसेन से है, बंगाल के शासक विजयसेन से है। वही क्वेश्चन कह दे कि जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, तो रुद्रदामन प्रथम से, रुद्रदामन प्रथम से। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम। एहोल अभिलेख पुलकेशिन सिंह द्वितीय। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। और ग्वालियर अभिलेख कहेगा तो प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व दर उपज का कितना हो गया था, तो आधा यानी 50%, यानी 50% हो गया था। क्वेश्चन का मूल नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था, अलाउद्दीन ने किया था। और अलाउद्दीन ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था, यानी द्वितीय सिकंदर। अगर क्वेश्चन कह दे कि दक्षिण भारत के विजय के लिए किसे भेजा था, तो मलिक काफूर को भेजा था। और इनके समय कुल 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है किसने वेदमार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि धारण की थी, तो बुक्का प्रथम ने किया था। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि धारण की थी। किसने किया था, बुक्का प्रथम ने किया था। वही महाधिराज की उपाधि तो हरिहर द्वितीय ने किया था। वही क्वेश्चन कहेगा कि गज बेटकर यानी हाथियों के शिकारी यानी गज बेटकर की उपाधि देवराय द्वितीय, और देवराय द्वितीय के ही दरबार में कौन आया था, अब्दुल रजाक आया था। लेकिन क्वेश्चन आपसे कह दे देवराय प्रथम के दरबार में कौन आया था, तो निकोली कोंटी। देवराय प्रथम के दरबार में कहेगा तो निकोली कोंटी। देवराय द्वितीय कहेगा तो देवराय द्वितीय के दरबार में कौन आया था, तो अब्दुल रजाक। वही कहेगा अच्युत देवराय के दरबार में कौन आया था, तो नूनिज आया था। और डोमिस पायस और बारबोसा कृष्ण देवराय के दरबार में आए थे।
औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः कब लागू किया गया था? 1679 में। यानी 1679 में औरंगजेब पुनः जजिया कर को लगा दिया और 1679 में ही औरंगाबाद में बीबी का मकबरा का निर्माण किया। याद रखेंगे, जजिया कर को समाप्त किसने किया था? अकबर ने किया था 1564 में। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में किया था। 1765 में किया था, लेकिन समाप्ति वारेन हेस्टिंग के काल में 1782 में हो गई थी। लेकिन प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना कहेगा तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना कहेगा तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कहेगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम, यानी सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार किया था? तो सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद, दूसरे स्थान पर मैसूर, तीसरे स्थान पर तंजौर ने स्वीकार किया था। तो याद रखना है क्या कि सहायक संधि सबसे पहले किसने स्वीकार किया? हैदराबाद ने। किसने किया? हैदराबाद ने किया था। और कब? 1798 में। दूसरा मैसूर 1799 में, तीसरा तंजौर 1799 में। लेकिन अवध कहेगा तो 1801 में सहायक संधि स्वीकार किया था। सहायक संधि किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। अगला क्वेश्चन है पहाड़िया विद्रोह का संबंध क्या है? पहाया नहीं है, पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह का संबंध बिहार और झारखंड से है और बिहार के भागलपुर क्षेत्र से, जिसका नेता कौन थे? पहाड़िया विद्रोह का कौन थे? तिलक मांझी थे। कौन थे? तिलक मांझी थे। अगला क्वेश्चन है 1857 के क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? इलाहाबाद में कहेगा तो इलाहाबाद में कर्नल नील ने दबाया था। किसने दबाया था? कर्नल नील दो जगह दबाया था, इलाहाबाद और फैजाबाद। इलाहाबाद फैजाबाद दोनों जगह कर्नल नील ने दबाया था और इलाहाबाद के नेतृत्व करता थे लियाकत अली, वही फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्ला। मौलवी अहमद उल्ला। दिल्ली और बरेली दोनों जगह हडसन ने क्या किया था? दबाया था। लेकिन दिल्ली में विद्रोह को दबाते समय निकलसन की मृत्यु हो गई थी और दिल्ली का नेतृत्व करता थे बहादुर शाह जफर, लेकिन बरेली में आंदोलन के कहेगा कि नेतृत्वकर्ता कौन थे? खान बहादुर खां। अगर कानपुर और लखनऊ के कहेगा तो कैंपवेल ने दबाया था। किसने दबाया था? कैंपवेल। और कानपुर के नेतृत्व करता थे नाना साहब जी, लखनऊ के थे बेगम हजरत महल थे। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना। तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की बात करेंगे तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। लेकिन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहेगा तो किसके द्वारा? तो रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में। तो आज़ाद हिंद सरकार है तो सरकार कहेगा तो सुभाष चंद्र बोस 1943। आज़ाद हिंद फौज कहता तो रास बिहारी बोस 1942। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई? तो यंग इंडिया लिखा गया, हरिजन लिखा गया, हिंद स्वराज लिखा गया, लेकिन मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अधिवेशन के अध्यक्ष? भारतीय महिला की बात कर रहे हैं तो प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी। लेकिन प्रथम महिला जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की वो एनी बेसेंट थी, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। और 1933 में तीसरी महिला नेली सेनगुप्ता, जो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यानी कुल कितने महिला? 3 महिला। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू और नेली सेनगुप्ता 1933 में। अगला क्वेश्चन है समानता स्वतंत्रता बंधुता किस क्रांति के प्रमुख नारा था? तो समानता स्वतंत्रता बंधुता फ्रांस की क्रांति की नारा था। किसका था? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1779। तो फ्रांस की क्रांति याद रखेंगे 1779 में हुआ था, 89 में हुआ था, 1789 में हुआ था। याद रखेंगे फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था और स्वतंत्रता बंधुता और समानता का नारा उसी से मिला। निम्नलिखित में से
किस दो भौतिक राशियां की इकाई एक है? तो बल और भार, बल और भार का इकाई एक है। अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है तो वायु की गति मापने के लिए। एनीमोमीटर का प्रयोग किसका किया जाता है? वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू आता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा को उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखेंगे बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसकी विभिन्नता के कारण संपीड़न और विरल उत्पन्न होता है? तो हवा के प्रेशर यानी एयर प्रेशर के कारण होता है। किसके कारण होता है? एयर प्रेशर के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। तो आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन जो होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए, और आवर्धन इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? परमाणु के बारे में सत्य नहीं है यानी गलत है, सत्य नहीं है। तो दो तत्व के परमाणु समान होते हैं, ये गलत है। दो तत्व के परमाणु समान नहीं होते हैं तब सही होता है, तो यही हो जाएगा। अगला, परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। सही बात है, परमाणु का आकार छोटा होता है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, यानी कहने का मतलब बी और सी सही है, यानी केवल ए गलती है। अगला क्वेश्चन है, धातु के पतली तार के रूप में ढलने का विशेषता क्या है? तो तन्यता है। सबसे अधिक तन्य धातु कहेगा तो सोना है, सबसे तन्य धातु कहेगा तो क्या है? सोना है। आघातवर्धनीय का मतलब होता है कि पीट कर पतला पत्थर बना देना। जल शोधक में कौन से प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो विपरीत परासरण यानी आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? क्षारीय विलयन की बात कर रहे हैं, क्षारीय विलयन नहीं है। तो वैसा विलयन जिसमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी OH आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से अधिक हो, उसे हम लोग क्षारीय विलयन कहते हैं। यानी कहने के मतलब OH का सांद्रता H+ की सांद्रता से अधिक होगा तो उसे क्या कहेंगे? क्षारीय विलयन कहा जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, क्योंकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्युमिनियम क्या है? एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो नीला को लाल करता है अम्ल। इसमें अम्ल कौन है? तो सिरका एक अम्ल है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा? सिरका होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी का सामान्य किस नाम से जाना जाता है? तो हाइलोजन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हाइलोजन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वही है दुर्लभ मृदा धातु, तो यह किसका आता है? तो वर्ग 2 का सदस्य है। बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी कोड होता है। वही हाइलोजन का क्या होता है? हाइलोजन ग्रुप का। फिर कल बाहर आई अंटी। अगला क्वेश्चन है, एक्टिनाइड कहेगा किस आवर्त में है? तो एक्टिनाइड आवर्त 7 का है, लेकिन किस नंबर का है? तो 89 का है। लेकिन एक्टिनाइड ग्रुप का शुरुआत किससे होता है? तो 90 से होता है 103 तक। कुल कितने सदस्य होते हैं? 14 तत्व हैं। अगला है, अमोनिया के व्यवहारिक निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो हाइबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? तो माइकोलॉजी का अध्ययन कवक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कवक से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु होते हैं? यानी कोशिका में सबसे अधिक क्या चीज पाया जाता है? तो कोशिका में सबसे अधिक 80% जल पाया जाता है। कितना परसेंट? 80%। सेकेंड स्थान पर कहेंगे क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। तीसरे स्थान पर वसा, यानी पहला स्थान पर जल, दूसरे स्थान पर प्रोटीन, तीसरे स्थान पर वसा पाया जाता है। पौधे का लचीलापन किस उत्तर के कारण होता है? तो पौधे का लचीलापन कहेगा तो कोलेरकाइमा,
क्लोरेकाइमा। वही हार्ड किसके कारण होता है, तो एस्क्लेनेकाइमा होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पुरुषों की यौन गुणसूत्र में कौन सा समूह है? पुरुषों को कहेगा तो XY, गुणसूत्र पुरुष को कहेगा तो XY, यानी ऑप्शन नंबर सी। लेकिन महिला कहता था XX। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कुल कितनी होती है? 46 होती है। कितनी है? यह 46 होती है। अमीबा के प्रजनन कैसे होता है? तो पहला बात है कि अमीबा जो होती है एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो किस ग्रुप का आता है? तो प्रोटोजोआ संघ से संबंधित है। और प्रोटोजोआ का प्रजनन एलैंगिक प्रजनन होता है, जो एक जीव के विभाजित होने पर दो अलग जीव उत्पन्न होते हैं। इसे द्विखंडीय या बाइनरी विखंडन कहा जाता है। इसीलिए इसका क्या होगा? द्विखंडनीय। निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो रक्त है, धमनी है, हृदय है, लेकिन बरियात नहीं है, पाचन तंत्र का भाग है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पौधे को जड़, तना, पत्तियां विभेदित नहीं किया जा सकता? तो स्पाइगोराइरा। स्पाइगोराइरा क्या है? तो एक क्या है? ये शैवाल है। ये क्या है? शैवाल है। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो दूध सागर गोवा में, दूध सागर गोवा में, तो एक का डी होगा। बरकाना कर्नाटक में, डुडुमा कहेगा तो ओडिशा में, किलियूर कहेगा तो तमिलनाडु में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 के 4, 2 के 3। 1 के 4, 2 के 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन, माउंट थुलियर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। ये कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन अगर कहेगा कि अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो हो जाएगा सैंडल पीक, जो उत्तरी अंडमान निकोबार पर स्थित है। तो अगर कहेगा अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची पर्वत कहेगा तो सैंडल पीक, जो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। लेकिन कहेगा निकोबार की सबसे ऊंची पहाड़ कौन है, पर्वत कौन है, तो माउंट थुलियर है, जो कहाँ स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि अंडमान निकोबार के जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है कहाँ है, तो दक्षिणी अंडमान में है, दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करें सूची 1 को सूची 2 से। सर्क क्या है? तो हिमनद के अपर्दन लक्षण है, हिमनद के अपर्दन लक्षण, यानी एक के कितना होगा? डी। यार डांग क्या है? तो वायु के निरीक्षण लक्षण है, यानी 2 के 3। और बरखाना क्या है? तो बरखाना हिमनद के निक्षेपण लक्षण है, हिमनद के, यानी सर्क क्या है? हिमनद के अपर्दन लक्षण है, यानी 1 के 4, 1 के 4। वही कहेगा यारडांग क्या है? तो यारडांग वायु का अपर्दनीय लक्षण है, वायु के अपर्दनीय लक्षण है, यानी कहने का मतलब 2 का 1 होगा, यानी 1 के 4, 1 के 4 और 2 के 1, 4 1, 4 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रति चक्रवात क्या होता है? प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान, स्वच्छ आसमान। और प्रति चक्रवात के समय हवा की गति उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, उल्टा हो जाती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? पंचनद में वही नदियाँ शामिल है तो जो सिंधु नदी के सहायक नदियाँ में, तो उसमें झेलम है, झेलम, सतलज और ब्यास। इसमें कौन शामिल नहीं है? सिंधु नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है? तो लौह अयस्क क्षेत्र मलाज खंड नहीं है, मलाज खंड एमपी में है और यह तांबा के लिए संबंधित है। मयूरभंज, मयूरभंज कहाँ है? तो उड़ीसा में है। मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में है। मयूरभंज उड़ीसा में है, लेकिन वही अनंतपुर कहेगा तो आंध्र प्रदेश में है, बेलाडील कहेगा तो छत्तीसगढ़ में है। अगला 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है?
जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम कहेगा तो है अरुणाचल प्रदेश में, सबसे कम कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में। दूसरे स्थान पर अगर कहेगा तो मिजोरम, तीसरा स्थान पर सिक्किम, चौथा स्थान पर नागालैंड। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा स्थान पर कौन हो जाएगा? दूसरा स्थान पर हो जाएगा मिजोरम, तीसरा स्थान पर सिक्किम, चौथा स्थान पर नागालैंड। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहेगा तो एक नंबर अपना बिहार, दूसरा स्थान पर वेस्ट बंगाल, तीसरा स्थान पर केरल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार सिक्किम, ऑप्शन के अनुसार सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वेनेजुएला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है? नहीं, यह अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है। समताप मंडल संवहनीय धाराएं पाई जाती है? नहीं, समताप मंडल नहीं, क्षोभ मंडल में पाई जाती है। सिमुम अरब रेगिस्तान के बहने वाली ठंडी नहीं गर्म हवा है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म हवा है। ऑप्शन नंबर यही सही है। कन्याकुमारी से डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। वही कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। वही गोदावरी डेल्टा से ओडिशा तक को उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। अगर कहा जाए गुजरात से गोवा तक कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक कहा जाता है केंद्रा तट, और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक कहा जाता है मलाबार तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। यानी कहने को मतलब 90 का जो आंसर होगा सी होगा। क्या होगा? सी होगा। अगला, निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो स्टील मैन ऑफ इंडिया क्या है? तो जमशेद जे ईरानी को कहा जाता है। जमशेद जे ईरानी को कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कुल कितनी हो गई है? 30 हो गई है। तो कोल इंडिया लिमिटेड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड नहीं है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, गेल है, यानी ऑप्शन नंबर बी। मंकी पॉक्स नामक बीमारी विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो MPOX दिया गया है, MPOX, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दखलाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दखलाई नृत्य ओडिशा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। भारतीय वायुसेना राफेल विमान किससे खरीदा है? तो फ्रांस से खरीदा है। किससे खरीदा है? फ्रांस से खरीदा है। धन्यवाद।